नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि यहाँ पर जब स्वाति यानी का ये दोनों ही टेरेस पर थी, तभी यहाँ पर किंग भी रोहित के साथ आ जाते हैं। और अब यहाँ पर किंग कहते हैं, देखो ऐसी कोई भी गलती करने की कोशिश भी मत करना। अब क्या तुम्हें पता नहीं है? सोचो, धनंजय ने तो अपनी माँ के साथ हुए अत्याचार को देखा है, वो कैसे सब कुछ भूल सकता है? इस बात पर अब स्वाति कहती है, जिस दिन बड़ी रानी को ये पता चल जाएगा कि वो राजमहल की राजमाता यानी कि अवंतिका पीरामल की बेटी नहीं है, बल्कि वो यशवंत मल्होत्रा और पार्वती मल्होत्रा की बेटी है, तो उसके बाद वो उन्हें मार दे तब मैं मानूंगी कि हाँ ये सब कुछ कामयाब हुआ है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी होगा, क्योंकि जब वो सच से रूबरू होगी तो वो अपने जन्म देने वाले माता पिता को नहीं मार पाएगी। स्वाति की ये बात सुनते ही अब रोहित मारवा कहता है, ये नहीं होना चाहिए माँ। अगर बड़ी रानी ऐसा नहीं करेगी, अगर वो अपने हाथों से अपने पिता को नहीं मारेगी तो इसका मतलब ही कहीं ये तो नहीं है कि बड़ी रानी दुश्मनों से मिल जाएगी। नहीं, अगर बड़ी रानी दुश्मनों से मिल गई तो वो हम सभी के लिए एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, क्योंकि वो राजमहल के बारे में सब कुछ जानती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इवन हमें इस बात के बारे में सोचना चाहिए। रोहित की इस बात को सुनकर अब अनिका कहती है, आपकी बात तो सच में सोचने वाली है मिस्टर मारवा। अगर सच में ऐसा कुछ हो गया तो वैसे मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, रानी अवंतिका के जैसे हम सभी कैसे दिखते हैं? देखो, अवंतिका के जैसे माँ दिखती है, माँ के जैसी मैं दिखती हूँ और मेरे जैसी रिया दिखती है। और सेम अगर हम दूसरी साइड भी देखें तो किंग की तरह ही मिस्टर मारवा आप दिखते हैं, और फिर अलेक्जेंडर। ये सब कैसे पॉसिबल है कि एक दूसरे के जैसे ही दिख रहे हैं? अनिका की ये बात सुनते ही इससे पहले रोहित कुछ भी कहता कि तभी अब किंग बीच में बोलते हुए कहते हैं, इस बात का जवाब तो शायद किसी के भी पास नहीं है। इस बात का जवाब गुरुदेव ही दे सकते हैं, क्योंकि तुम्हारे इस सवाल का जवाब तो मेरे पास भी नहीं है। अब किंग की ये बात सुनते ही अनिका कहती है, ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो फिर ठीक है, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन माँ को बड़ी रानी के साथ रिप्लेस किसने किया? सबसे बड़ी सोचने वाली बात तो ये है कि आखिर वो कौन था जिसने माँ को रिप्लेस किया उनके जन्म होने के बाद? इस बात पर अब किंग कहते हैं, तुम्हारे इस सवाल का जवाब है दिव्यांशी। अब ये कहते हुए ही अब किंग वहाँ से जाने लगते हैं, तो वहीं उन्हें जाता हुआ देखकर अब अनिका कहती है, मैं कुछ समझी नहीं। और ये कहते हुए ही अनिका रोहित की तरफ देखने लगती है, ताकि शायद रोहित को यानी मिस्टर मारवा को इसके बारे में कुछ भी पता होगा। तो वहीं रोहित भी बस अनिका को की तरफ ही देख रहा था, क्योंकि जो सवाल अभी यहाँ पर अनिका के दिमाग में आ रहे थे, सेम वही चीजें रोहित के दिमाग में भी थी। इस एक तरफ जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे की नज़रों में देख रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया में मारवा हाउस में यहाँ पर क्योंकि मारवा हाउस में भी बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी थी, एक शख्स यहाँ पर बड़ी ही सावधानी से पूरी ही सिक्योरिटी को चेक करने के बाद वो जैसे ही वहाँ से उस सिक्योरिटी चेक से गुजरता है तो वो अब अंदर की तरफ मारवा हाउस की तरफ जाने लगता है। जैसे ही वो कदम कुछ आगे बढ़ता है तो वो यहाँ पर हॉल में बढ़ते हुए ही अब चिल्ला रहा था, हंसराज मारवा नीचे आओ। अब यहाँ पर ये शख्स काफ़ी जोर से हंसराज का नाम पुकार रहा था। इधर जैसे ही ये आवाज़ यहाँ पर सभी के कानों में पहुँचती है, तो अब धीरे धीरे करके मारवा हाउस का हर एक सदस्य अब नीचे आने लगता है। सभी हैरान थे कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो उसको यहाँ पर कोई हंसराज को इस तरह से चिल्ला कर पुकार रहा है।
इधर हंसराज मारवा भी, जो कि अपनी पत्नी के साथ अभी अपने कमरे में थे, जैसे ही ये आवाज उनके कानों में जाती है तो हंसराज मारवा भी अब अपने कमरे से निकलकर बालकनी से जब वो रेलिंग से नीचे की तरफ देखते हैं तो उसे वहां पर एक शख्स खड़ा दिखाई देता है। अब उस शख्स को देखकर वो ऊपर से, क्योंकि उसका चेहरा उसे साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए अब जब हंसराज मारवा सीढ़ियों से नीचे की तरफ हॉल में आकर देखता है तो वहां पर जो शख्स खड़ा हुआ था उसे देखकर तो हंसराज मारवा के एकदम से ही होश उड़ गए थे। हंसराज मारवा ने ये सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका सामना इस तरह से अब यहाँ पर इस शख्स से होगा, इसलिए डर के मारे अब उनके यहाँ पर पसीने छूटने लगे थे। उन्हें ऐसे देखकर अब यहाँ पर देविका, जो के साथ में यहाँ पर हंसराज मारवा के साथ ही नीचे आ रही थी, अब वो कहती है, ये तो यशपाल अग्रवाल है ना, वही लंदन वाला यशपाल अग्रवाल, जिनका लंदन में एक डायमंड का बिजनेस है। मैंने इनके बारे में बहुत सुना है और मैंने इनकी मैगजीन में फोटो भी देखी है। जो फोटो मैंने देखी है उसे देखकर तो यही लग रहा है जैसे यशपाल अग्रवाल ही है ये। देविका की इस बात को सुनकर अब यहाँ पर यशपाल हंसराज मारवा अब धीरे से कहते हैं, ये हाँ ये वही है, ये आयशा के केयर टेकर हैं, क्योंकि जब आयशा छोटी थी तब से ही ये उसके केयर टेकर थे और आज भी हैं। हंसराज की ये बात सुनते ही तो मानो देविका के एकदम से ही होश उड़ जाते हैं। उसे इस बात के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। उसे बस आयशा के बारे में इतना पता था कि आयशा ने मजबूरी में हंसराज से शादी की थी, इसलिए वो यहाँ पर अपनी हैरानी में ही हंसराज से कहती है, मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती है, अगर सच में ये आयशा के केयर टेकर हैं, अरे इनके बारे में कौन नहीं जानता है, इनके पास अरबों करोड़ों का बिजनेस है, इनके पास कितना पैसा है, अगर ये सच में आयशा के केयर टेकर थे तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या सोचकर आयशा ने तुमसे शादी की। उसकी तो कोई भी मजबूरी नहीं होनी चाहिए ना, क्योंकि फिर तो उसके पास पैसों की कोई कमी ही नहीं होगी। फिर क्यों उसने तुम जैसे शख्स से शादी की। जैसे ही यहाँ पर देविका ने ये कहा, ये सुनते ही अब हंसराज मारवा अब गुस्से से देविका को ही देख रहा था कि आखिर देविका की इतनी हिम्मत जो वो उसी के पास खड़ी होकर उसी की ही बेइज्जती कर रही है। तभी यहाँ पर एक बार और एक तेज आवाज अब उनके कानों में आती है, तुम यहाँ पर नीचे आ रहे हो या नहीं, क्योंकि जब ये दोनों बातें कर रहे थे तो ये सीढ़ियों में तक ही पहुंचे थे और यशपाल अग्रवाल अब यहाँ पर और भी ज़्यादा पेशेंस नहीं कर सकते थे। ये सुनते ही अब यहाँ पर देविका कहती है, अब क्या कर दिया तुमने, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता है तुम्हारा। हाँ अरे इनके बारे में कौन नहीं जानता है, तुमने इतने बड़े बिजनेसमैन के साथ भी पंगा ले लिया और वो भी डायमंड किंग के साथ। अब ये कहते हुए ही अब वो दोनों नीचे की तरफ बढ़ ही रहे थे। तभी कुछ ही देर के बाद जब यहाँ पर अब तक मारवा हाउस के सारे सदस्य भी यहाँ पर हॉल में आ जाते हैं ये जानने के लिए कि आखिर यशपाल अग्रवाल भी यहाँ पर उनके पैलेस में क्या कर रहे हैं। इधर सामने हंसराज मारवा को अपने सामने देखकर अब यशपाल अग्रवाल अपनी तेज आवाज में अब अपनी तेज घूरती हुई नजरों से उनकी तरफ देखते हैं और अपनी तेज आवाज में कहते हैं, आयशा कहाँ पर है हंसराज, देखो मुझे चुपचाप आयशा के बारे में बता दो, वरना तुम्हारे लिए ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा। इधर ये सुनते ही तो यहाँ पर मारवा हाउस में सभी एकदम से ही हैरान हो जाते हैं। यहाँ पर सभी को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर आयशा के बारे में ये इनसे क्यों पूछ रहे हैं। कहाँ गई होगी आयशा, क्योंकि इन लोगों को तो कुछ भी नहीं पता था। ये लोग जानते थे कि आयशा अपने पापा के साथ अपने घर में रह रही हैं, इसलिए ये सब सुनकर सभी हैरान और परेशान थे और अब वो हैरानी में ही एक दूसरे को देखते हैं। इधर यहाँ पर सब अपनी हैरानी में ही खड़े थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो यशपाल अग्रवाल जैसे इतने बड़े बिजनेसमैन से कुछ भी कहे, क्योंकि वो उन्हें पहले ही उनके बारे में अच्छी तरह से पता था, उनकी ताकत का अंदाजा उन्हें पहले से ही था। तो इधर अब यहाँ पर भूमिका अब सब थोड़ी सी आगे बढ़कर कहती है, अंकल आप कहना क्या चाहते हैं,
मेरी मेरी ताई जी तो आपके साथ ही थी ना, क्योंकि वो हॉस्पिटल से आपके साथ गई थी। तो आप ही बताइए हमें ताई जी के बारे में कैसे पता होगा। इधर भूमिका की इस बात को सुनकर अब यशपाल अग्रवाल कहते हैं, अगर अगर बेटा वो मेरे पास होती ना तो मुझे यहाँ आने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती। इवन मैं तो खुद भी यहाँ पर नहीं आना चाहता था, लेकिन मेरे लिए दुख की बात तो यही है कि मेरी बेटी मेरे साथ नहीं है। मेरी बेटी को शायद किसी ने किडनैप कर लिया है। और ये कहते हुए ही अब वो यहाँ पर एक तेज लुक के साथ हंसराज को ही देख रहे थे। अब जैसे ही ये बात यहाँ पर यशपाल ने कही तो अब सभी और भी हैरान हो जाते हैं कि आखिर कोई आयशा मारवा को किडनैप क्यों करेगा। इसलिए अब यहाँ पर लेकिन गुस्से में जब ये यशपाल अग्रवाल हंसराज को देख रहे थे तो मानो हंसराज मारवा का तो यहाँ पर सांस लेना भी दुश्वार हो रहा था। वो बस यहाँ पर बिल्कुल एक बुत बनकर उसी की तरह ही देख रहे थे। उनकी कुछ भी उसके हलक से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। तो अब यहाँ पर हंसराज मारवा अब सीधे तो यहाँ पर अब यशपाल अग्रवाल हंसराज को वार्न करते हुए कहते हैं, 24 घंटे हैं तुम्हारे पास। अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ ना तो मैं इस मारवा ग्रुप ऑफ कंपनी का दुनिया से नामो निशान ही मिटा दूंगा। और मेरी पावर के बारे में तो तुम लोग अच्छी तरह से जानते ही हो ना। और हाँ, मेरी इस बात को धमकी मत समझना, क्योंकि ये सब करते हुए मुझे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और ये कहते हुए ही यशपाल अग्रवाल अब वहाँ से जाने लगते हैं। जब वो यहाँ से अपने गुस्से में निकल कर जा रहे थे तो निखिल जो कि अपने कमरे में ही था, निखिल यहाँ पर इन सब से बाद में आया था। निखिल अभी हॉल की तरफ ही बढ़ रहा था, तभी उनके सामने अब अचानक से निखिल आ जाता है। यशपाल अग्रवाल निखिल की क्वालिटी उसके एक्सपीरियंस के बारे में अच्छी तरह से जानते थे। इधर निखिल को सामने देखकर अब यशपाल अग्रवाल वहीं पर ही रुक जाते हैं और अब वो निखिल की तरफ देखते हुए कहते हैं, तुम निखिल ही हो ना। अब जैसे ही यशपाल ने निखिल से ये कहा तो निखिल अब यहाँ पर हाँ में अपना सिर हिलाता है। तो अब यहाँ पर निखिल का ये रिएक्शन देखकर अब यशपाल अग्रवाल कहते हैं, काफ़ी कुछ सुना है मैंने तुम्हारे बारे में। हाँ, अब यशपाल की इस बात को सुनकर निखिल कहते हैं, आपसे मिलकर मुझे अच्छा लगा। इवन अगर मैं सच कहूँ तो आपके बारे में भी मुझे बहुत कुछ मैंने भी सुना है। नाइस टू मीट यू सर। अब यहाँ पर निखिल की इस बात पर यशपाल अग्रवाल कहते हैं, अच्छा ऐसी बात है तो वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छी जॉब है, एक बहुत ही अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है। क्या तुम उसे करना चाहोगे। अब यशपाल के सीधे सामने से ये वो जॉब अपॉर्चुनिटी को सुनकर अब निखिल कहता है, आपके साथ और आपकी कंपनी में तो हर कोई यंगस्टर का काम करने का सपना होता है। निखिल की ये बात सुनते ही यशपाल अग्रवाल कहते हैं, मेरे ऑफर के बारे में एक बार सोचना जरूर निखिल, कहीं ऐसा ना हो कि कहीं तुम बाद में पछताओ। और ये कहते हुए ही यशपाल अग्रवाल अब वहाँ से जाने लगते हैं। तो वहीं निखिल बस उन्हें जाते हुए ही देख रहा था। तो यहाँ पर उनके जाने के बाद वहीं हंसराज मारवा के तो मानो एकदम से ही होश उड़ चुके थे। उन्हें अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो आयशा मारवा कहाँ गायब हो सकती है। जब आयशा मारवा यहाँ पर मारवा हाउस में रहती थी तब भी हंसराज मारवा के लिए यहाँ पर जीना दुश्वार हो गया था। और अब जब वो यहाँ पर नहीं है तो भी अब उनके लिए जीना दुश्वार हो गया। अब वो यही सोच रहे हैं, आखिर इस आयशा से कब पीछा छूटेगा। अरे यहाँ पर ना होते हुए भी फिर भी तलवार मेरे ही गले पर अटक रही है। इधर यहाँ पर जो हाल हंसराज मारवा का था सेम यहाँ पर बाकी के मारवा हाउस के सदस्यों का भी था, क्योंकि मारवा हाउस में सभी के दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि आखिर आयशा जो अभी यशपाल अग्रवाल के साथ रह रही थी वो वहाँ से कहाँ जा सकती है। इधर पंकज मारवा अभी अपने भाई हंसराज मारवा के थोड़ा सा पास आते हैं और उसे फुसफुसाते हुए कहते हैं, भैया मुझे सच बताना, क्या वाकई में आपने आयशा भाभी को किडनैप करवा दिया है। क्योंकि पंकज मारवा को अपने भाई के बारे में हर एक्टिविटी के बारे में पता रहता था, लेकिन सिर्फ उसे इस बात के बारे में पता नहीं था। इधर पंकज की ये बात सुनते ही हंसराज मारवा अब अपने भाई को घूर कर गुस्से में देखने लगते हैं कि आखिर उन्होंने उससे ये सवाल क्यों किया। और अब वो गुस्से में देखते हुए ही कहते हैं, चुप कर पंकज, इस बार मैंने सच में
ऐसा कुछ भी नहीं किया है। क्या सच में तुझे भी यही लगता है कि मैंने आयशा को किडनैप किया है? हाँ, हद होती है यार। एक एक तो मुझे पहले से ही समझ नहीं आ रहा है कि ये आयशा कहाँ गायब हो गई है, और अगर उसे उसे अभी हम लोगों ने नहीं ढूंढा तो पता नहीं ये बुढ़ा मेरा क्या हाल करेगा। अब चाहे आयशा को किसी ने भी किडनैप क्यों ना किया हो, अब उसे ढूंढना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी हो गया है। अगर हम उसे नहीं ढूंढ पाए तो सच में फिर हमें कोई भी नहीं बचा सकता। यहाँ पर अपने भाई की ये बात सुनकर अब पंकज मारवा को भी यहाँ पर हैरानी होती है कि सच में अगर उसके भाई ने यानी कि हंसराज ने ये सब नहीं किया तो आखिर आयशा को किडनैप कौन कर सकता है। जहाँ मारवा हाउस में आयशा की किडनैपिंग एक सबके लिए एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो गई थी, तो इधर दूसरी तरफ मल्होत्रा हाउस में यशवंत मल्होत्रा अभी अपनी लैब में ही अपना कुछ काम कर रहे थे। यशवंत मल्होत्रा जब अपनी लैब में काम कर रहे थे तभी वहां पर उन्हें एहसास होता है कि कोई बस दरवाजे पर खड़ा होकर उन्हें ही देख रहा है। इसलिए जब ये एहसास हुआ तो वो पीछे मुड़कर अब वो दबे पांव से दरवाजे के पास जाते हैं कि आखिर वहां दरवाजे पर कौन है जो उसी के ऊपर ही नजर बनाए हुए है। इसलिए वो जैसे ही दरवाजे के पास दबे पांव पहुंचते हैं तो अचानक से एक ही झटके से दरवाजे को खोल देते हैं। जैसे ही यशवंत ने यहाँ पर दरवाजे को खोला तो यहाँ पर सामने अंजलि मल्होत्रा खड़ी थी। अंजलि मामी को दरवाजे पर देखकर अभी यशवंत मल्होत्रा हैरानी में कहते हैं, अंजलि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, वो भी इस तरह से? क्योंकि यशवंत को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि अंजलि वहाँ पर खड़ी है और उसे इस तरह से उसे काम करते हुए देख रही थी। आखिर अंजलि के दिमाग में क्या चल रहा था। इधर यशवंत की इस बात पर अब अंजलि मामी कहती है, वो मैं तो आपके लिए लंच लेकर आई हूँ। वो क्या है ना, मम्मी जी ने कहा है आपको यहाँ पर लंच देने के लिए। और ये कहते हुए ही अंजलि मामी यहाँ पर कह तो यशवंत मल्होत्रा को रही थी, लेकिन उसकी नज़र अब यहाँ पर लैब के अंदर थी। इधर अंजलि मल्होत्रा को इस तरह से लैब के अंदर देखता हुआ देखकर अब यशवंत मल्होत्रा कहते हैं, खाना दे दिया है ना तुमने, इसलिए जाकर अभी अपना काम करो, अभी यहाँ पर ये क्या कर रही हो। इधर यशवंत की ये बात सुनते ही अब अंजलि मामी कहती है, जी पापा जी, और ये कहकर अब वो वहाँ से जाने लगती है। तो वहीं अंजलि को इस तरह से जाता हुआ देखकर अब यशवंत मल्होत्रा अब सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। वो अपने मन में कहते हैं, ये अचानक से अंजलि को क्या हो गया है, ये इस तरह से क्यों रिएक्ट कर रही थी, या फिर ये हमेशा से ही ऐसी ही थी। यही कहते हुए ही यशवंत मल्होत्रा अब अपनी लैब के अंदर फिर से काम करने के लिए चले जाते हैं। और जब वो लैब के अंदर जाते हैं तो वो सबसे पहले खाने की इस ट्रे को वहाँ पर स्लेब पर रखते हैं और वो फिर हैंड वॉश करने के लिए बाथरूम में चले जाते हैं। और कुछ ही देर के बाद वो जब यहाँ पर वापस आते हैं तो सबसे पहले अपने मील को एंजॉय करते हैं। मील को एंजॉय करते हुए भी अभी उनके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। वो भी यही सोचते हैं कि आखिर कैसे वो यहाँ पर आने के बाद अपने मकसद को पूरा करे। अब उन्हें अपने मकसद को पूरा करने के लिए सबसे पहले देवराज गुलेरिया से ही बात करनी होगी। शायद वो ही अब उसकी कोई हेल्प कर सकते हैं। या वो खाना खाते हुए यही सोच रहे थे कि तभी अब यहाँ पर उनका फ़ोन ही बजने लगता है, क्योंकि यशवंत तो यहाँ पर खुद देवराज को ही फ़ोन करने के लिए कॉल कर रहे थे। इधर वो जैसे अपने फ़ोन की स्क्रीन को देखते हैं तो उनके फ़ोन पर यहाँ पर धर्मराज मारवा का कॉल आ रहा था। धर्मराज का नाम पढ़ते हुए ही अब उनके दिमाग में बस एक ही बात आती है कि आखिर अब अभी से क्या काम आ गया जो ये मुझे कॉल कर रहा है। वहाँ मारवा हाउस में तो सब ठीक होगा ना, या वहाँ पर उसे कोई प्रॉब्लम हो गई। यही सब सोचकर ही वो अब अपने फ़ोन को उठाते हुए ही कहते हैं, अब क्या हो गया धर्मराज तुझे। हाँ, इधर यशवंत की इस बात पर अब उन्हें सामने से आवाज़ आती है, तुमने आयशा के साथ क्या किया है। अब जैसे ही धर्मराज मारवा ने ये बात कही, ये सुनते ही अब यशवंत मल्होत्रा कहते हैं, क्या बकवास कर रहे हो तुम। अरे मैं भला आयशा के साथ क्या करूँगा। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं तुम्हें बता दूं, मैं जब से यहाँ पर आया हूँ ना, यानी कि जब से मैं मल्होत्रा हाउस में आया हूँ, मैं घर से बाहर भी नहीं निकला हूँ, तो मैं भला आयशा के साथ क्या करूँगा। इधर यशवंत की ये बात सुनते ही अब धर्मराज मारवा कहते हैं,
वो पता नहीं आयशा कहीं पर गायब हो गई है और यशपाल यहाँ पर हमें धमकी देकर गए हैं। और वैसे भी एक बात और, क्या तुम्हें पता है कि वो कमल डोगरा और कुणाल डोगरा स्पेशल डिपार्टमेंट के ऑफिसर के हाथ लग गए हैं। अब धर्मराज मारवा की ये बात सुनते ही अब यशवंत मल्होत्रा कहते हैं, क्या 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 कह रहे हो तुम? क्या वो सच में स्पेशल डिपार्टमेंट के ऑफिसर के हाथ लग गए? अब यहाँ पर उसकी बात सुनकर अब यहाँ पर धर्मराज मारवा कहता है, हाँ वो दोनों ऑफिसर, अब वो दोनों स्पेशल डिपार्टमेंट के हाथ लग चुके हैं। इसलिए देखो, अभी मेरी बात ध्यान से सुनो। अभी हमें थोड़ा सा सावधानी से रहना पड़ेगा। इससे पहले कि वो दोनों अपना मुंह खोले, उससे पहले ही उन्हें जान से मार दो, क्योंकि उन दोनों का जिंदा रहना अब हमारे लिए खतरे की घंटी हो सकता है। क्योंकि स्पेशल डिपार्टमेंट के लोग कोई भी तरकीब अपना कर उन दोनों का मुंह खुलवाने की कोशिश जरूर करेंगे। और वैसे भी वो दोनों अब हमारे किसी भी काम के नहीं हैं। वो दोनों हमारे लिए कुछ नहीं कर पाए, लेकिन हाँ, इससे पहले वो हम सब के लिए हमारे गले में हड्डी बने, उन्हें ख़त्म करना जरूरी हो गया है। इधर धर्मराज मारवा की ये बात सुनते हुए यशवंत मल्होत्रा कहते हैं, अच्छा हुआ धर्मराज कि तुमने मुझे इसके बारे में बता दिया। वैसे मैं तेरी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि ये बात अगर तुम्हारे पास पहुंची है तो अब तक तो ये बात सर जी तक भी पहुंच चुकी होगी। इसलिए तुम इसके बारे में चिंता मत करो। उन्हें पता है कि उन्हें कब कैसे क्या करना है, क्योंकि जैसे ये बात उनके कानों में पहुंची होगी तो उन्होंने पूरा का पूरा बंदोबस्त कर लिया होगा उन दोनों को अपने रास्ते से हटाने का। अब यशवंत की इस बात पर अब उन्हें सामने से आवाज़ आती है, हमें हर हाल में बस अब अनिका, आकाश और आलिशा को एक छत के नीचे लाना होगा। ये याद तो है ना तुम्हें कि हम किस मकसद से यहाँ पर आए हैं? क्योंकि हमारे पास समय ज़्यादा नहीं है। इससे पहले कि तीनों ही फैमिली यानी कि गुलेरिया, मल्होत्रा या मारवा हाउस में से किसी को भी हम तीनों पर शक हो, उससे पहले ही हमें अपने काम को अंजाम देना होगा। धर्मराज मारवा की इस बात पर अब यशवंत मल्होत्रा कहते हैं, तुम चिंता मत करो धर्मराज, सब ठीक हो जाएगा। और सब अभी घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे प्लान के मुताबिक सब कुछ यहाँ पर हो रहा है। इधर कुछ देर तक एक दूसरे के साथ बात करने के बाद अब यशवंत मल्होत्रा अब अपने फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देते हैं। तो इधर एक दूसरी तरफ यहाँ पर बूढ़े किंग के पैलेस में किंग इधर अपने रूम में ही बैठे हुए थे कि तभी अब उनके रूम का दरवाज़ा अब नॉक होने लगता है। जैसे ये दरवाजे की आवाज़ उन्हें सुनाई देती है, क्योंकि किंग की स्टैचू भी वहाँ पर उनके कमरे में ही थी। इसलिए किंग की स्टैचू इस आवाज़ को सुनकर कहती है, किंग मैं देखती हूँ कि बाहर कौन आया है। इधर स्टैचू की ये बात सुनते ही किंग कहते हैं, ओके। और यहाँ पर आकांक्षा ने अब किंग को ये कहकर जैसे वो दरवाजे को खोलने के लिए आगे बढ़ती है, तो उन्होंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो दरवाजे की दूसरी साइड यहाँ पर आयशा मारवा खड़ी थी। आयशा मारवा को वहाँ पर देखकर अब स्टैचू कहती है, क्वीन आयशा, आप यहाँ पर इस समय, क्या कोई काम था क्या? ये सुनते ही आयशा कहती है, पापा अंदर ही हैं क्या? वो क्या है ना, मुझे पापा से बात करनी है। आयशा की इस बात पर अब आकांक्षा हाँ में अपना सिर हिला देती है, तो वहीं आयशा अब अंदर आ जाती है। अंदर आने के बाद अब यहाँ पर जैसे आयशा अंदर आती है तो अब किंग कहते हैं, बोलो आयशा, कुछ काम था क्या? तभी अब यहाँ पर आयशा मारवा कहती है, वो पापा मुझे आपसे परमिशन चाहिए। अब किंग कहते हैं, परमिशन? कैसी परमिशन आयशा? अब यहाँ पर आयशा कहती है, वो मुझे कल बस एक दिन के लिए यहाँ से जाना है, बस मुझे एक दिन से के लिए परमिशन दे दो, प्लीज़ देखो, मना मत कीजिएगा। आयशा की इस बात पर अब किंग कहते हैं, तुम इस लड़की को अपना रीज़न बताओ आयशा। अगर इस लड़की को तुम्हारा रीज़न वैलिड लगा तो फिर तुम इसके साथ यहाँ से जा सकती हो। इसके लिए मैं तुम्हें बिल्कुल भी मना नहीं करूँगा, लेकिन हाँ, जो रीज़न तुम मुझे दोगी वो वैलिड ज़रूर होना चाहिए।
किंग की ये बात सुनते ही बाइशा यहाँ पर अब किंग की तरफ देखती है और कहती है, पापा पापा प्लीज़ प्लीज़, ये मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी है। वो क्या है ना कि मुझे धनंजय से मिलने के लिए जाना है, मुझे धनंजय से बात करनी है। कि आयशा की इस बात पर अब यहाँ पर किंग कुछ भी नहीं कहते, क्योंकि किंग ने सारा का सारा मैटर आकांक्षा के ऊपर ही डाल दिया था। इसलिए अब आकांक्षा आगे आती है और कहती है, आपको उनसे क्या बात करनी है, पहले मुझे ये बताइए, उसके बाद ही आपको परमिशन मिल सकती है। आकांक्षा की इस बात पर अब आयशा मारवा कहती है, मुझे उनसे जो भी बात करनी है, इसमें तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है। तुम इसके बीच में मत आओ, क्योंकि ये मेरी पर्सनल बात है। आयशा की ये बात सुनते ही आकांक्षा कहती है, लेना देना तो है कविन आयशा, बिकॉज मुझे ही डिसाइड करना है कि मुझे आपको उनसे मिलवाने के लिए जाना चाहिए या फिर नहीं। क्योंकि अगर आप मुझे पूरी बात नहीं बताएंगी तो फिर मैं आपके साथ आपको लेकर कहीं भी नहीं जा रही हूँ। आकांक्षा की ये बात सुनते ही अब आयशा एक सोच में पड़ जाती है, क्योंकि वो आकांक्षा को अपनी बात भी नहीं बता सकती थी, वो भी किंग के सामने, क्योंकि ये उसकी पर्सनल लाइफ थी, ये उसकी पर्सनल बात थी। इसलिए आयशा अब यहाँ पर थोड़ी देर तो यहाँ पर कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन अब वो यहाँ पर किंग के पास जाती है और अब उसके हाथ को पकड़ कर कहती है, पापा पापा प्लीज़ प्लीज़ ना, देखो आपने ही कहा था ना कि मैं आपसे यहाँ जो भी चाहे वो मांग सकती हूँ, तो बस मैं वही तो मांग रही हूँ। मैं नहीं बता सकती हूँ कि मैं उससे क्यों मिलने जा रही हूँ। आयशा की ये बात सुनते ही अब किंग कहते हैं, मैं समझ सकता हूँ आयशा, लेकिन बेटा धनंजय से मिलने से पहले आपको नताशा से कांटेक्ट करना होगा ना। हाँ, क्योंकि तुम्हारी माँ ने ही ये रूल बनाया है कि अगर एक अंदर है तो एक बाहर होएगी। अब तुम्हें पता नहीं है ना कि नताशा कहाँ पर है, और जब तक तुम्हें नताशा के बारे में नहीं पता है कि वो बाहर है या अंदर, तक तुम बाहर कैसे जा सकती हो। इधर किंग की ये बात सुनते ही अब आयशा अपनी ही सोच में थी, क्योंकि कुछ पल के लिए आयशा तो इस रूल को भूल ही गई थी, और ये रूल तो सच में उसकी माँ ने ही बनाया था। तो वहीं आयशा को इधर एक गहरी सोच में देखकर किंग के चेहरे पर एक स्माइल थी, क्योंकि किंग ने बड़ी ही स्मार्टली आयशा को यहाँ पर अपनी बात के लिए मनवा लिया था। इधर उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो उन्होंने कोई ऐसा तीर छोड़ा है जिसे उन्होंने कई शिकार किए हों, क्योंकि किंग ने वास्तव में ही ये बात कह के एक शिकार ही छोड़ दिया था। यहाँ अब आयशा के दिमाग में तो किंग की ही बात चल रही थी। उन्हें अब यही लग रहा था कि ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं पापा की बात तो बिल्कुल सही ही है, इसमें गलत क्या है। अब यहाँ पर क्योंकि रूल तो माँ ने बनाया है, मैं भले ही मैं फिर पापा को ये सब क्यों कह रही हूँ। और यहाँ पर ये सब सोचते हुए ही अब आयशा अब अपनी जगह से उठती है। जैसे ही आयशा यहाँ से अब अपनी जगह से उठती है, तभी यहाँ पर आकांक्षा कहती हैं, कविन आयशा अब आप कहाँ जा रही हैं। तो अब यहाँ पर ये सुनते ही अब आयशा कुछ भी नहीं कहती, वो बस यहाँ से चुपचाप चली जाती है। तो वहीं किंग अब जानते थे कि उन्होंने क्या किया है, क्योंकि किंग ने ये काम बड़ी ही सोच समझ के साथ किया था। इसलिए आयशा को यहाँ से जाता हुआ देखकर अब किंग को लगता है वो अब जरूर इसके बारे में अब अपनी माँ अनंता से सवाल करेगी। जो किंग भी यही चाहते थे कि आखिर उसकी माँ ने ये सब क्यों किया था। तो इधर आयशा भी यहाँ से सच में सीधे ही अपनी माँ के कमरे की तरफ जाती है, और जब वो अपनी माँ अनंता के कमरे की तरफ जाती है तो वो यहाँ पर उनके दरवाजे को नॉक कर देती है। कुछ ही देर के बाद जैसे ही यहाँ पर दरवाज़ा खुला तो यहाँ पर अनंता आयशा से कहती है, आयशा तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, अंदर आओ। तो भी यहाँ पर आयशा कहती है, नहीं अभी मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। वो क्या है ना, आप अभी मेरे साथ पापा से मिलने के लिए चलिए। आयशा की इस बात को सुनकर एक पल के लिए तो अनंता भी हैरान होती है कि आखिर आयशा कहना क्या चाहती है, वो उसे सिकंदर के पास लेकर क्यों जा रही है। लेकिन वो भी ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करती, और वो अब यहाँ पर अनंता अब आयशा के साथ ही चलने लगती है। इधर कुछ ही देर के डिस्टेंस के बाद वो दोनों फिर से यहाँ पर किंग के कमरे के बाहर खड़े होते हैं, और अब आयशा यहाँ पर किंग के दरवाजे को फिर से नॉक करती है। इधर फिर से जैसे ही दरवाज़ा खुला तो किंग के चेहरे पर एक स्माइल आ गई थी। किंग को पता चल गया था कि जरूर आयशा अब अपनी माँ के साथ यहाँ पर आई होगी। तभी यहाँ पर आकांक्षा फिर से कहती है,
मैं दरवाजे को खोलती हूँ। तो आकांक्षा जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तो आयशा भी यहाँ पर अपनी माँ के साथ अंदर आ जाती है। तो वहीं अनंता जैसे ही अंदर आती है तो अनंता किंग के बगल में आकांक्षा को बैठा हुआ देखकर कहती है, तुमने मेरी जगह इसे दे दी। हाँ, इधर अनंता की ये बात सुनकर अब किंग अपने एक हाथ को अब अपने सिर पर मारते हुए कहते हैं, सच में अनंता, ये बात तो तुमने प्रूव कर दी। अरे समझदारी का उम्र से कोई भी लेना देना नहीं है। वो इसलिए अब वो यहाँ पर ये टोंट मारते हुए ही अब वो आकांक्षा से कहते हैं, जाओ तुम जाकर अभी अपने युवराज से कहो कि किंग ने उन्हें बुलाया है। और हाँ, उस स्वाति मल्होत्रा से भी कहना कि मैंने उसे भी बुलाया है। अब ये सुनते ही आकांक्षा कहती है, ओके किंग, कमांड एक्सेप्टेड। और ये कहते हुए आकांक्षा उस रूम से बाहर निकलकर चली जाती है। और यहाँ पर आकांक्षा के जाने के बाद किंग अपनी जगह पर खड़े होकर कहते हैं, बोलो, तुम बोलो अब यहाँ पर किंग की इस बात पर अब अनंता कहती है, देखो सिकंदर, मेरे साथ ये किंग वाला रोब बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तुम मेरे सिकंदर हो, इसलिए मेरे सामने किंग बनने की कोशिश मत करो। और वैसे ही मेरे साथ बात करो जैसे पहले करते थे। अनंता की इस बात पर अब किंग कहते हैं, तुम इस वक्त अपने भाई की बहन हो ना। मेरी अनंता नहीं हो और ना ही मेरी बेटी की माँ हो। तुमने खुद ही तो कहा था ना कि जब गलत और सही की बात होगी तो तुम सबसे पहले अपने भाई की तरफ होगी। तो तुम तो अपने भाई की ही बहन हो ना अनंता। तो फिर तुम मुझसे ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हो कि मैं तुमसे वही सिकंदर वाले तरीके से बात करूं। अब यहाँ पर ये सुनते ही अब यहाँ पर अनंता कुछ भी कहती तभी आयशा समझ चुकी थी कि यहाँ पर अब कहीं इन दोनों के बीच में लड़ाई ना हो, इसलिए आयशा बीच में ही कहते हैं, वैसे माँ, पापा की बात तो बिल्कुल सही है ना। पापा इसमें गलत भी क्या कह रहे हैं। अब आयशा को बीच में बोलता हुआ देखकर अब अनंता कहती है, क्या बात सही है आयशा। हाँ, और तू कभी भी अपने मामा यानी कि जिसे तू अभी बचपन से ही अपना पापा कहती थी, हाँ आज तू भी ऐसा बोल रही है। अरे क्या हो गया है आयशा तुम्हें यहाँ आकर। अपनी माँ की इस बात को सुनकर अब आयशा कहती है, हो सकता है ना माँ कि जो मैं जानती हूँ वो शायद आप नहीं जानते। शायद यही कारण हो सकता है कि मैं अब ऐसा कह रही हूँ। वैसे सच कहूँ तो मैंने सुना है कि मेरे नाना जी एक बहुत ही अच्छा पियानो बजाते थे। क्या ये सच है माँ। आयशा की इस बात को सुनने के बाद एक पल के लिए तो अनंता चुप हो जाती है, लेकिन अब अनंता कहती है, हाँ आयशा, तुमने जो सुना है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि तुम्हारे नाना जी सच में बहुत ही अच्छा पियानो बजाते थे और उनके पियानो की धुन में तो मानो एक जादू था, जैसा जादू जिसे जो भी सुनता था सच में उसी में ही मंत्रमुग्ध हो जाता था। वो अपना सब काम करना भूल जाता था। वैसे तुम ये सब क्यों पूछ रही हो, और तुम्हें अपने नाना जी के बारे में कैसे पता चला जो तुम ऐसी बातें कर रही हो। अब अपनी माँ की इस बात को सुनकर अभी यहाँ ऐसा कुछ भी कहती कि तभी अब यहाँ पर अनंता पहले ही कह देती है, और एक बात और आयशा, क्या पता चला है तुम्हें अपने मामा के बारे में जो मैं नहीं जानती और तुम जानती हो। मुझे सच बताओ आयशा। और ये कहते हुए है वो यहाँ पर किंग को भी घूर कर देखने लगती है, ये सोचकर कि जरूर सिकंदर ने ही आयशा के मन में कुछ मेरे भाई के बारे में उल्टा सीधा भरा होगा, तभी ही आयशा ये सब कह रही होगी। इसलिए यहाँ पर अनंता को इस तरह से अपनी तरफ घूर कर देखता हुआ देखकर अब किंग कहते हैं, क्यों अब मुझे ऐसे क्यों देख रही हो, अब मैंने क्या किया है। तो यहाँ पर अनंता कहती है, कहीं तुमने भैया के खिलाफ तो कुछ आयशा को नहीं कहा है, किसने क्या। देखो ये सुनते ही यहाँ पर किंग अब गुस्से से अनंता की तरफ देख रहे थे, क्योंकि वो अनंता की बात को समझ चुके थे कि आखिर अनंता के मन में क्या चल रहा था। अनंता यही सोच रही थी कि मैंने ही उसके भाई के खिलाफ आयशा के कान में कुछ भरा है। इससे पहले कि उनके बीच की बातें आगे बढ़ती कि तभी उन सभी के कानों में अब एक मीठी सी धुन सुनाई देती है। आज ये धुन बहुत ही मीठी थी, ये बहुत ही मंत्रमुग्ध होने वाली थी। उसे
सुनते अनंता के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और अब वो कहती है, पक्का पक्का रोहित ही इस पियानो को बजा रहा है। एक वही है जो पापा और भैया के बाद इतना अच्छा पियानो बजाता है। इस धुन को सुनने के बाद जहां एक तरफ अनंता के चेहरे पर स्माइल थी तो वहीं आयशा के चेहरे पर तो एक डर साफ साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि इस धुन को सुनने के बाद आयशा अचानक से डर गई थी। इसलिए आयशा अब यहाँ पर इन दोनों को कोई भी जवाब ना देते हुए वो अपने डर के मारे किंग के रूम से भागने लगती है और वो अब इस धुन का पीछा करने लगती है कि आखिर ये धुन कहाँ से आ रही है। तो वहीं आयशा को इस तरह से डर से भागता हुआ देखकर उसके इस रिएक्शन पर तो अनंता और किंग दोनों ही अभी हैरान हो जाते हैं। और वो भी यहाँ पर अनंता कहती है, अगर अपने भाई की तो यहाँ पर अभी किंग अनंता से कहते हैं, अगर अपने भाई की तारीफ हो गई हो ना अनंता तो तुम्हारी बेटी के पास चलें, देखो तुम्हारी बेटी का क्या हाल हो चुका है। और ये कहते हुए किंग अब अपने तेज कदमों से अब आयशा के पीछे ही भागने लगते हैं। तो वहीं अनंता यहाँ पर ये सब देखकर अब अपने मन में ही सोचती है, मेरी बच्ची सच में रोहित के लिए कैसा डर पाल कर रखा हुआ है तुमने, जबकि रोहित तो अब कितना बड़ा हो चुका है। वो अब इवन उससे दुनिया डरती है, लेकिन तुम अभी भी उसी के लिए डर रही हो। तुम मुझे कुछ बताती क्यों नहीं हो मेरी बच्ची। और यही सोचकर अनंता भी अब किंग के पीछे पीछे जाने लगती है। इधर कुछ ही देर के बाद जब आयशा अब उस रूम के पास आती है जहाँ से वो धुन बज रही थी, तो आयशा अब जैसे ही यहाँ पर डरते डरते दरवाजे को खोलती है और उसके अंदर झांक कर देखती है तो उस रूम को देखकर अब वो पूरी तरह से हैरान हो जाती है, क्योंकि वो देखती है कि पियानो के पास यहाँ पर अनिका बैठी हुई उस धुन में कहीं खोसी जाती है। अनिका को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे इस धुन को सुनकर वो बस अपना काम काज सब कुछ करना भूल गई हो। तो वहीं स्वाति मल्होत्रा की आंखों में भी यहाँ पर रोहित के लिए प्राउड साफ साफ दिखाई दे रहा था कि रोहित एक कितना अच्छा पियानो बजा रहा था। तो वहीं आर्यन अब यहाँ पर अपने डैड रोहित के पास खड़ा पियानो को ही देख रहा था। तो वहीं अलेक्जेंडर इस मोमेंट को अभी यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा था उसे अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर रहा था ताकि वो यहाँ पर रिया को भी ये सब कुछ दिखा दे। अगर टोटली यहाँ पर देखा जाए तो वो सभी अपने इस मोमेंट को और भी स्पेशल बना रहे थे, क्योंकि रोहित जिस धुन को बजा रहा था उसका वो सब यहाँ पर आनंद ले रहे थे। तो भी यहाँ पर अब आर्यन इस धुन को सुनते हुए रोहित से कहता है, डैड रिया के लिए भी कुछ तो बजाओ ना। वो देखो जब हम उसे दिखाएंगे कि ये डैड ने रिया के लिए बनाई है तो वो बहुत ही खुश हो जाएंगी। आर्यन की इस बात पर अब रोहित कहता है, पहले ये बताओ कि क्या रिया की मम्मा यानी तुम्हारी मम्मा इम्प्रेस हुई है, क्योंकि अगर तुम्हारी मम्मा इम्प्रेस हुई होगी तभी तो रिया इम्प्रेस हो सकती है। अपने डैड की इस बात का जवाब इससे पहले कि आर्यन देता कि तभी अनिका ही कहती है, काइंड ऑफ मिस्टर मारवा, बाय द वे अमेजिंग। इस बात पर अब यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा भी कहती है, वैसे रोहित मैं तो अभी ही तुम्हारी तारीफ कर देती हूँ। वो क्या है ना कि अगर करण के सामने मैंने तुम्हारी पियानो के बजाने की इतनी अच्छी तारीफ की ना तो उनका कोई भी भरोसा नहीं है। पता चला इस एज में वो यहाँ पर लतिका से कहेंगे कि मुझे अब पियानो सीखना है, क्योंकि वो जो मैं अगर किसी की भी तारीफ करूँगी वो वही सीखना चाहते हैं। तुम्हें पता है कि जब वो यहाँ पर मुझे और धनंजय को पक्षियों से बात करता हुआ देखते हैं और जब हम उन्हें वो मैसेज नहीं बताते तो ये चीज़ भी अब उनके दिमाग में आ चुकी है कि उन्हें भी पक्षियों से बात करनी सीखनी है। अब यहाँ पर स्वाति की इस बात को सुनकर तो वहाँ पर सभी अब जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी अब यहाँ पर अनिका कहती है, काश आजरी अभी यहाँ पर होती और आयशा माँ भी। इधर अपनी माँ का नाम सुनकर तो रोहित की उंगलियां अभी पियानो पर ही रुक जाती हैं, मानो अचानक से पता नहीं उन्हें क्या याद आ गया हो। अब ये देखकर अब यहाँ पर रोहित को इस तरह से एकदम से अपने हाथ हटाता हुआ देखकर अब आयशा मारवा अब यहाँ पर अंदर ही आ जाती है और कहती है, क्या हुआ रोहित, रुक क्यों गए? बजाओ, आज तुमने मुझे एहसास दिला ही दिया कि तुम
तुम्हारी नज़र में तुम्हारी माँ की कही हुई बातों की कोई भी अहमियत नहीं है, इसलिए चलो अब तक जैसा बजा रहे थे रोहित वैसा ही बजाओ। आयशा मारवा की इस बात पर अब यहाँ पर अनिका हैरान होती है कि आखिर उसकी माँ आयशा माँ ऐसा क्यों कह रही है। इसलिए वो अपनी जगह से खड़ी हो जाती है और आयशा की तरफ मुड़ती है और देखकर कहती है, वो इनकी गलती नहीं है माँ, वो मैंने ही मिस्टर मारवा से इस पियानो को बजाने के लिए कहा था। अगर मैं उन्हें ज़्यादा फोर्स नहीं करती तो शायद आज भी नहीं बजाते।